हेलो स्टूडेंट। हम एक क्लास की जो हिस्ट्री है उसकी इतिहास की दो बुक होती हैं हमारी। जो हम पहली बुक की बात कर रहे हैं उसमें हमने जो पढ़ा है अब तक तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उनके विषय में तो किस तरह की हमें जो जानकारियाँ मिली हैं इन तारीखों के जरिए उसके विषय में हमने पढ़ा है। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं कौन सी नहीं, उनके विषय में बात आती है आगे कि किन तारीखों को हम इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं और किन्हें नहीं दी जाती, वो बातें आती हैं। क्योंकि सारा का सारा हमारा इतिहास है या हमारा अतीत है वो इन तारीखों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। ये इतनी महत्वपूर्ण कुछ हैं जो किसी के शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं, उन्हें ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है इतिहास के नज़रिए से। जहाँ हम अगर बात करें तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो हमारे सामने एक ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसके जरिए बताना चाहता है कि कौन सी जो तारीखें हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, उनके विषय में बात आती है आगे। कहते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, जो इतिहासकार रहे हैं जो उन्होंने इतिहास लिखे हैं, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण रहा है। गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश शासन को भारत में चलाते रहे हैं। और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं। 1772 में एक अधिनियम आया था और उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने पास किया था कि भारत में जो क्या शासन करने के लिए गवर्नर जनरल है उनकी नियुक्ति की जाएगी और वो ब्रिटेन की महारानी है उसके अधीन रहकर कार्य करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स 1773 में जो क्या गवर्नर जनरल के तौर पे नियुक्त हुए और आखिरी वायसराय हैं। गवर्नर जनरल का जो पद है वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। उसे 1857 की जो क्रांति हुई थी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल रहे हैं। उसके बाद से गवर्नर जनरल का पद है वो बदल दिया जाता है और वायसराय जो क्या है वो नियुक्त किए जा गए फिर। और लॉर्ड माउंटबेटन है 1947 में इसकी कुछ लॉर्ड माउंटबेटन की योजना रही है भारत के विभाजन के समय में पाकिस्तान को लेकर और भारत को लेकर। तो ये अंतिम रहे हैं वायसराय। उसके बाद श्री राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के वायसराय उन्हें नियुक्त किया गया था। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स वेल्जली है, विलियम बेंटिंक है, लॉर्ड डलहौजी है, या फिर आगे बात करता है इसमें कैनिंग है, लॉरेंस लिटन रिम्पन, लॉर्ड कर्जन की बात आती है। तो इरविन ऐसे ही नाम रहे हैं इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला जो क्या है सिलसिला है भारत में ब्रिटिश शासन को चलाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई है या वो इम्पोर्टेंट रहे हैं यहाँ पे। और जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ रही हैं वायसरायों की है गवर्नर जनरल की है, उनकी नीतियाँ रही हैं या उन्होंने क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वो इन तारीखों के आधार पर ही तय हुई है यहाँ पे। और इन लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे जानना महत्वपूर्ण हो, सिर्फ उनके काम करने की जो तरीके रहे हैं उनका ही वर्णन हमें देखने को मिलता रहा है यहाँ पे। इसमें ये ही बातें कहना चाहता है। आगे हमारा एक जो टॉपिक रहेगा उसके विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ सारा का सारा शासन है जो क्या है ब्रिटिश गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो बातें हैं आगे हमारे कॉन्सेप्ट आता है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, अवधियों की बात आती है। अवधियाँ 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं जेम्स मिल। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपका। जब बात करते हैं जेम्स मिल ने 3 खंडों में जो क्या है इतिहास को बांटा है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी उसने 3 खंडों में।
लिखने वाले कौन रहे हैं, जेम्स मिल की बात आती है। और उन्होंने उसमें बांटा है कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में इसको बांटा गया है। और कालखंडों में इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है, तो वो समस्या रही है कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी कि हिंदू और मुसलमानों को यहाँ पर जो है उन्होंने बांट दिया है पहले ही। तो उन्होंने कैसी रूपरेखा तैयार कर दी है कि लोग आपस में लड़ते रहें। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी एक वजह है कि इस दौर में जो खासियत है उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सारे हम समय को बांटते हैं और शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। अतीत के बारे में हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है, उसके विषय में हमें बताने, दूसरे लोगों को समझने में मदद मिलती है। मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, यानी कि एशियाई समाज है यूरोपीय देशों से पिछड़ा हुआ है। और वो समझता है कि अंग्रेजों का ही दायित्व है कि वो इन लोगों को आगे बढ़, जिनके अंदर अंधविश्वास है या फिर धार्मिक बैर है, जाति बंधन है, इनको जो क्या है सिर्फ यूरोपीय देश ही जो क्या है इनसे छुटकारा दिला सकते हैं। वो बात यहाँ कहना चाहता है, इसने बात कही है। आगे अगर हम बात करें तो इसने कहा है कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, तो उन्हें शिष्टाचार सिखा सकता है, उन्हें कला और कानूनों के बारे में जानकारी दे सकता है, ये सुझाव दे सकता है। जेम्स मिल का कह यहाँ तक कि कहता है कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि जनता को ज्ञान और सुख जीवन प्रदान किया जा सके। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। जेम्स मिल ये कहना चाहता है, वो कहता है कि भारत अगर की सभ्यता अगर प्रगति पे पहुंच सकती है तो उसे जो क्या है कौन है, ब्रिटिश या अंग्रेज ही जो क्या है उन्हें उस दौर से बाहर निकाल सकते हैं, अधिकार से बाहर निकाल सकते हैं। यह बात यहाँ कहना चाहता है। तो इसलिए इतिहासकारों ने इस दौर को हिंदू और मुसलमान का दौर कहा है। तो ये बातें यहाँ दिखाना चाहता है। तो अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए अफ्रीकन में अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास का आमतौर पर 3 भागों में बांटते हैं। वो अंग्रेजों ने 3 भागों में बांटा है और इतिहासकार हैं जो क्या वो भी 3 भागों में बांटते हैं। ये हैं आपके प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। आज हम इसी तरह का इतिहास ही पढ़ते हैं भारत में जो है, या दुनिया का है जो इतिहास है वो इस तरीके से पढ़ा जाता है, प्राचीन है, मध्यकाल है और आधुनिक प्रेजेंट टाइम का। तो अपनी समस्याएं रही है इतिहास का खंड बांटने में, एक समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम से आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र की मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना है। तो यही पश्चिम सभ्यता के आधार पे है, वहाँ पे इन सब का विकास हो चुका है, वो बात कहता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। आज की विशेषताएं वहाँ पर भी नहीं थी और मध्यकाल में भी अतीत जैसी विशेषताएं नहीं रही हैं। तो अतीत की विशेषताएं बदलती रही हैं, उनकी बात है, अवधारणाएं बदलती रही हैं, सोच बदलती रही हैं। तो इस तरह के विचार यहाँ रखे गए हैं, तो इस तरह की बातें कही गई हैं। और बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग होता है जिन पर जो क्या अंग्रेजों का आधिपत्य और नियंत्रण होता है। अब अंग्रेजों का कहेंगे या दूसरी जो शक्तियां रही हैं, विश्व की प्रमुख शक्तियां रही हैं, उन्होंने जो क्या है देश को जो क्या है अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में किया है। आगे उपनिवेशिक क्या है उसके विषय में बात करेंगे। तब तक आपका यहाँ धन्यवाद।